बंगाल और असम के पहले फेज के मतदान के लिए आज कैंपेन खत्म हो गया, लेकिन बंगाल में कैंपेन खत्म होने के साथ ही हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान एक बार फिर से बड़े पैमाने पर छाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बयान सामने आया है टीएमसी के नेता शेख आलम का, इसके बाद तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की वास्तविकता अब चुनावों में हमारी लगातार बने ही रहेगी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश सिन्हा जी और टीएमसी से मानव जायसवाल जी। मानव जी, पहला सवाल मैं आप ही से पूछूंगा। आपने बयान देखा होगा टीएमसी के नेता का, शेख आलम साहब का। उनका ये कहना है कि अगर 30% लोग अलग हो जाएं तो 4-4 पाकिस्तान आज खड़े कर सकते हैं। 70% लोगों के दम पर अगर वोट लेने की बात कोई पार्टी कर रही है तो उसे इस बात पर विचार करना चाहिए। जरा ये बताइए कि बंगाल के चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र क्यों हो? सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। राकेश जी, आप बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, नमस्कार सर। और आपका भी सर नमस्कार अजय जी, और सारे दर्शकों को नमस्कार। सर ये जो बात है ये 100% होनी नहीं चाहिए सर। और दूसरी बात यहाँ पे है सर, उनके पूरे बयान की है नहीं मेरे पास, मैंने उनका पूरा बयान नया सुना नहीं। बयान को काट के ना देखा जाए, उसको पूरे संदर्भ में लिया जाए। जिस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम हिंदू कार्ड जो बीजेपी खेलते जा रही है, जो धर्म की नीति राजनीति बीजेपी कर रही है, हम कर्म की राजनीति कर रहे हैं और हम कर्म को प्रधान मानते हैं। नहीं, अगर आपके पास बयान पूरा नहीं है तो मैं उनका जो ट्विटर पर बयान आया है, जो कि मैं सुनवा भी सकता, लेकिन पहले जरा ये सुन लीजिए। वी आर 30% एंड दे आर 70%. They will come to power with the support of 70%. They should be ashamed. If our Muslim population moves to one side, then we can create 4 new Pakistans. Where will 70% of population go? ये उनका पूरा बयान है। बताइए इसमें कहाँ कोई दुविधा है? स्पष्ट है कि वो धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं हिंदुस्तान को, भारत को। नहीं सर, ये बहुत ही निंदनीय है और इसमें इलेक्शन कमीशन अपना संज्ञान ले। और जहां तक बात है सर, धमकी देने की कोई किसी के भी इच्छा नहीं है कि कोई धमकी दे। हमारा देश बहुत ही पराक्रमी देश है और बहुत पाकिस्तान के बहुत सारे टुकड़े हमने पहले कर दिए, तो इसमें सर ये कोई बात बोलने की है नहीं। और इस पूरे संक्षेप में जो मैं बोलना चाहता हूँ सर, जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति, मेजोरिटेरियन राजनीति बीजेपी करती है और जो कर रही है, कभी बंगाल ने ये चीज देखा नहीं। ये हो सकता है कि उनका एक पर्सनल बयान हो, हमको नहीं लगता कि पार्टी इस तरीके के बयान को कभी भी संबोधित करेगी। और जहां तक हमारा सवाल है सर, हम हमेशा इस देश के साथ हैं और इस देश के प्रति हमारा निस्वार्थ भावना है हमारी सर। सेवा भावना से हम लोग जुड़े हैं और हमारी नेत्री ने हर धर्म को, हर व्यक्ति को, हर प्रांत के हर व्यक्ति के साथ जुड़ने का काम किया है, उनको समृद्ध बनाने का काम किया है, सशक्तिकरण किया है। हमारे हर प्रकल्प जो है वो सबके लिए है। मानव जी, आपने कहा कि पार्टी शायद इस बयान के साथ खड़ी नहीं होगी। राकेश जी, लेकिन इस पर फिर भी मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। इस पूरे चुनाव में अभी तक कम से कम पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ था। देखिए जी, अजय जी, देखिए एक बात समझ लीजिए कि भारत जैसे एक विचार है, वैसे पाकिस्तान भी एक विचार है। जब इस व्यक्ति ने कहा कि हम 4 पाकिस्तान क्रिएट कर सकते हैं, तो वो उस व्यक्ति का विचार सिर्फ नहीं है। मानव जी, द्वैम दर्जे का हिंदू, ये भावना अगर हिंदुओं में पश्चिम बंगाल में ग्रसित हो रही है, जो कि बड़े पैमाने पर 2016 से मुखर तरीके से सामने आ रही है, ये तो बड़ा अनुचित है ना, खास करके जब आप जानते हैं कि हिंदू बहुल इस क्षेत्र में क्या स्थिति है। नहीं सर कुछ दिन आप आइए बंगाल में, गुजारिए बंगाल में सर। हम बंगाल में हैं, हम भी एक हिंदू हैं, ठीक है। और जिस तरीके से ये बीजेपी अपनी छवि बनाना चाहती है, तो सर उनको धर्म की राजनीति आती है, वो रिलीजियस राजनीति पे चलते हैं, उनके पास कर्म नहीं है। 2016 की बात आपने बहुत सही बोली सर। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, 2017 में जीएसटी हुआ। हर मामले में बीजेपी फेल है, एक्सपेरिमेंट कर रही है। हमारा देश गिनी पिग नहीं है, ये बीजेपी समझ ले। और सर हम कार्य का निर्वाह कर रहे हैं, हम कन्याश्री दे रहे हैं, हम रूपोश्री दे रहे हैं, हम सबूत साथी दे रहे हैं, दुर्गा पूजा करा रहे हैं, छठ पूजा करा रहे हैं। हर मजहब के पर्व को हम मनाते हैं सर। हम यहाँ क्रिश्चियनिटी के जिस तरीके से हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होती हैं, अब आइए सर पार्क स्ट्रीट में सर, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ सर। मानव जी, इत्तेफाकन मैं अक्सर बंगाल जाया करता हूं और इसलिए मैं जानता हूं कि बंगाल की तासीर क्या है, इसलिए सवाल मैंने आपके सामने रखा। मानव जी, इसके साथ मानव जी, मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूं। आप बिल्कुल तमाम पूजाएं कराते हैं, लेकिन इमाम को आप पैसे भी देते हैं और इसको लेकर जबरदस्त विरोध वहां पर था। हम मंदिर सर
इमाम को वक्फ बोर्ड पैसे देती है। और जहां तक बात है सर, हम मंदिरों के लिए भी इस कोरोना काल में जिस तरीके से मंदिरें बंद हो गई, पुजारियों के पास खाने को राशन नहीं था, उनको दान नहीं मिल रहा था, हमारी दीदी ने उन पुजारियों के लिए भी महीने का राशन उपयोग करे, इसके लिए उन्होंने खाते खोले। कहाँ है सर ये सब? कहाँ ये संवेदना दिखती है सर? हम राम का नाम लेते हैं, सीता के साथ लेते हैं, गलत है। आप सर एक बात बताइए, नेताजी के जन्मदिन की स्थिति पे विक्टोरिया मेमोरियल में आप अगर एक नारा यूज करते हैं, पार्टी का नारा हो गया है, ये जाप तो रहा नहीं। हम जाप मानते थे, जय सिया राम जय सिया राम, हमारी दादी हमारी परदादी लोग करती थी वो तुलसी माला लेके, लेकिन वो तो रहा नहीं। और साथ ही साथ आपने मोदी जी का भी वहां पे, जब दीदी जाके वहां पे भाषण देने लगी, साथ ही साथ मोदी जी का नारा लगा। तो ये सर हम आपको, चलिए यही सवाल मैं राकेश जी के सामने रखता हूँ। मानव जी क्षमा चाहता हूँ, यही सवाल मैं राकेश जी के सामने रखता हूँ। राकेश जी, टीएमसी के सभी नेता ये कहते हैं कि जय सिया राम बंगाल का एक उद्घोष है, आप लोगों ने उसे बदलकर जय श्री राम कर दिया, क्योंकि ये जय श्री राम एक युद्ध घोष है, उद्घोष नहीं। देखिए वास्तव में क्या है कि आपको जय श्री राम शब्द से परहेज हो सकता है, भगवान राम से तो परहेज नहीं होगा ना। आप जय सिया राम लगाइए, सीता राम लगाइए, राम सीता लगाइए, कुछ और भी उनके जो पर्यायवाची नाम है आप लगाइए। देखिए कंटेनर इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। डब्बे पे क्या छाप है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डब्बे के अंदर क्या है इंपॉर्टेंट है। जी, योजना चाहे किसी की भी हो, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, फायदा तो आम जनता का है, वही जो आपका वोटर है, फिर इसमें विरोध क्यों? नाम किसी का भी हो। सर मैं दो तीन चीजें बोलूंगा जी प्लीज सर, वो हमारे गुरुजन है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है सर, राकेश सर ने एक बात बोली कि राम सीता एक साथ हो। सर हम एशियन माइनर से हैं सर, यहाँ पे औरतों का नाम पहले लिया जाता है, चाहे वो हीर रांझा क्यों ना हो, चाहे वो राधे कृष्ण क्यों ना हो, चाहे सिया राम क्यों ना हो। यूरोप में सर एक प्रथा है जहाँ रोमियो जूलियट होता है, वहाँ महिलाओं का नाम पहले नहीं लिया जाता। अब भारत माता की जय बोल सकते हैं, लेकिन पुरुष प्रमुख आपका पार्टी है। और जहां तक सर दूसरी बात है सर, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स तो जो कर रही है वो आपके सामने है, आपके समक्ष है। हम सर सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, वो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। आप सबका साथ करते करते हमारे टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस के जितना नेतागण थे उनको आप ले गए, ये रहा आपका अच्छा साथ। वास्तविक रूप में जो विश्वास होनी चाहिए उन्होंने आपने दिखाई नहीं अपनी मूल कार्यकर्ताओं पे। और सर ये जो लहर की बात कर रहे हैं, तो कौन सी लहर की बात कर रहे थे? चश्मा है उतार लीजिए, लहर छुप जाएगा। प्रॉब्लम है सर ये चश्मा पहन के लहर देख रहे हैं, वो लहराता हुआ लहर है। और जहां तक सर किसानों की बात है सर, किसान को दिल्ली में स्थायी है सर, 200 से ऊपर किसान मारे गए सर, दुख है। तो मानव जी ये देखिए मुद्दे से आप डाइग्रेस कर रहे हैं। मानव जी प्लीज आइए ना, ये बताइए कि सेंट्रल स्कीम्स का फायदा बंगाल के लोगों को क्यों ना हो, क्या दिक्कत है इसमें? भाई नाम ही तो है सेंट्रल स्कीम। हमारी जितनी है सर, हमारी सर ये अद्भुत चीज है सर, अद्भुत चीज है। हमारा प्रांत इतना सुखमय जीवन जी रहा है, इसका कारण यह है कि हमारी जो नेत्री है वो सेवा भाव से सबसे जुड़ी है सर। स्वास्थ्य साथी, अब सोच लीजिए किसान योजना की, किसान निधि जो आप बता रहे हैं सर, हमारे किसानों को एकड़ के पीछे 10,000 रुपए का हमने गारंटी दिया है, आप 6,000 की बात कर रहे हैं। और हमारे किसान खुश हैं, क्यों? क्योंकि बांकुरा जैसे जो बंजर इलाके में 25। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके किसानों को वो 6,000 रुपए नहीं सुहाएगा, वो उनके गले के नीचे नहीं उतरेगा, अटक जाएगा कि नहीं भाई ये 6,000 नहीं चाहिए, वो फेंक देंगे उस रुपए को वापस ले लेंगे। शब्दावली है सर, किसान हमारे जो है सर, हमने किसानों को 2 लाख का इंश्योरेंस दिया। मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। देखिए कल्याणकारी योजनाएं बंगाल की अच्छी रही हैं, तभी तो तरक्की हुई है। 2011 से लेकर 2018 के बीच में तरक्की हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर केंद्र की योजना का फायदा आम जनता को मिलता है, आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए इस पर? सर बहुत सारी योजनाएं केंद्र ने चलाई सर, हमको बहुत खेत से साथ बोलना पड़ता है। ये योजना चला देते हैं, लेकिन इनके पास गवर्नेंस का टूल नहीं है। ये क्या करते हैं, योजना चला देते हैं, कुछ दिन बाद इसमें संशोधन कर देते हैं। सर अब देखिए जीएसटी में 500 बार संशोधन हो गया, डिमोनेटाइजेशन में 400 बार संशोधन हो गया। कोरोना के जो इतनी महामारी हमारे देश में आई, मानव जी आपने आपत्ति के बारे में टिप्पणी नहीं की, इसलिए मैं सवाल को जरा दूसरे अंदाज में राकेश जी के सामने रखता हूँ। राकेश जी, ममता बनर्जी ने अपने इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, चूंकि आज फर्स्ट फेज खत्म हो रहा है, इसलिए मैं सवाल पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बाहरी करार दे दिया। हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में जाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। आप अचानक बाहरी क्यों हो गए? आप गुजराती क्यों हो गए? आप दिल्ली वाले क्यों हो गए? अजय जी, हम और आप
उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्से हैं। और कभी बिहार बंगाल का ही हिस्सा होता था, बंगाल ही प्रोविंस होता था, और बाद में बंगाल और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ। मैं अपने मित्र को बता दूं और ममता जी को बता दूं कि जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म स्थान कहां था, किसी को पता नहीं था। एक बात मैं पूरा कर दूं, के वो नेता शेख आलम साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इससे मुझे लगता है कि आप भी उसका अनुभव अच्छा आपको भी रहेगा, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है। शेख आलम साहब, आपने जो बयान दिया जिसमें आपने कहा कि अगर 30% लोगों को अलग कर दिया जाए तो हम एक साथ 4 पाकिस्तान खड़ा कर सकते हैं, भाई आप कहना क्या चाहते थे? क्या आप अब पाकिस्तान को लेकर आना चाहते हैं इस चुनाव में? नहीं, ये जो मैं बात बताया था ना, ये गलती से हो गया। मैं तो माफी मांगा ना पहले। अच्छा, जबान फिसल गई आपकी? माफी मांगा था। हाँ, मुंह से फिसल गया था। बयान के लिए बड़ी सुना बटोर रहे थे, साफ उन्होंने कहा कि मुंह से निकल गया, गलती हो गई, माफी मांग रहे, सॉरी भी बोल दिया। चलिए मानव जी, आपके नेता मान भी रहे हैं कि गलती हुई उनसे। राकेश जी, अब मैं जरा उस मानसिकता पर करते हैं सर, कोई भी ऐसे बयान जो नहीं होता, अगर मुंह से फिसला है तो शायद वो ये बोलना चाहते होंगे हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे। नहीं, चलिए कम से कम इस मसले को हम यहीं पर पीछे छोड़ते हैं। जो बात गलती से होती है उसके बारे में चर्चा क्या की जा सकती है? सर हमारा एक कृषक बंधु बोल के हमारा सर स्कीम है सर, वो ऑलरेडी हमारे किसान निधि से बहुत अच्छा स्कीम है, ऑलरेडी बंगाल में चल रहा है सर। और सर हम हर तरीके से मैं आता हूं उस पर, लेकिन मेरा सवाल जरा राकेश जी के लिए। राकेश जी, अभी हम आलम साहब को सुन रहे थे, जाहिर सी बात है एक मानसिकता है लोगों के दिमाग में, और अल्पसंख्यक खास करके इस बारे में लेकर काफ़ी ग्रसित रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को प्रताड़ित करती है। क्या ऐसा कभी किसी भी मंच पर कैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या? देखिए, 1967 से जनसंघ जब थी तब से लेकर तक कभी न कभी हम सरकार में, अभी तो केंद्र में और अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है। 1977 में हमारे सहयोग से जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी एक योजना, एक कार्यक्रम, एक नीति जिसमें प्रच्छन्न रूप से भी, मुसलमान तो छोड़ दीजिए, किसी भी धर्मावलंबी, किसी जाति, किसी भाषाई समुदाय के प्रति दोहरी नीति, भेदभाव की नीति का हो तो आप बताइए, लोकतंत्र है। जी प्लीज बताइए, राकेश जी के इन तमाम आरोपों के ऊपर आपका क्या जवाब है? सर आरोप के ऊपर प्रति आरोप है सर, ये सब आरोप लगाना जानते हैं लेकिन वास्तविकता से बहुत परे है। बहुत ही निंदनीय बातें उन्होंने कही हमारे पार्टी के नेत्री के लिए, जिन्होंने हर वर्ग को साथ लेकर चलने का और सुंदर बंगला बनाने का सपना देखा है। हम उस गति पे ऑलरेडी वाहिद हो गए थे सर, लेकिन क्या करें, जीएसटी और उसके नोटबंदी के बाद उस गति को खंडित कर दिया गया। उसके लिए ये बात नहीं करेंगे सर, ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, हिंदू वर्सेस हिंदू की बात करेंगे। अगर हम जय श्री राम बोलते हैं और जय श्री राम का नारा हम नहीं मानते हैं तो वो तकलीफ है इनको। और सर कौन से रामनवमी की ये बात करते हैं सर? हमको पूछिए सर, हम बताते हैं सर। आज रामनवमी होती है सर, हमको छोटे से सर बंगाल में 150 साल से हम लोग बंगाल में रह रहे हैं सर। तो रामनवमी में सर कौन सा तलवार लेके हम जय श्री राम का नारा लेते हुए वास्तविकता दिखाते हैं सर? राम को तीर धनुष लेकर चलते थे रावण का संहार करने के लिए। कौन से राम रावण का संहार ये करना चाहते हैं? कौन से? मानव जी, कुछ तथ्यों से इनकार नहीं करना चाहिए। ये तो आप भी जानते हैं कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा ताकि दुर्गा माता के विसर्जन को, इनके पास सुविधा है। नहीं, देखिए प्लीज इस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। मुझे पूरे देश में किसी और राज्य से एक हाईकोर्ट तक गया हुआ ऐसा मामला बता दीजिए, मैं अपने सवाल को वापस ले लूंगा। बंगाल में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा ताकि दुर्गा मां की पूजा के बाद उनका विसर्जन किया जा सके और उसके लिए 2 दिन का इंतजार न करना पड़े। किसी भी और राज्य में अगर ऐसा हुआ हो तो बता दीजिएगा प्लीज। हमारे प्रांत में जहां पे भी दुर्गा पूजा होता है तो सर आपको पता होना चाहिए, हम नवरात्रा नहीं मनाते हैं, हम नवरात्रा के साथ दुर्गा पूजा मनाते हैं। और जब माँ दुर्गा हमारे घर में बैठती रहती है, 1 से 2 दिन भी हो जाता है तो हम दुखी नहीं होते। लेकिन सर जिस दिन की बात आप कर रहे हैं उस दिन कुछ ईद या कुछ फंक्शन था दूसरे प्रांतों का, दूसरे सेल्स का भी, तो उस समय जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन तजिया निकल, चलिए मैं आप जब डिटेल की बात कर रहे हैं तो मैं भी डिटेल आपके सामने रख देता हूं। तजिया निकलना था और इसलिए उसे प्राथमिकता दी गई। कहा गया कि शाम में 9 बजे से पहले आप दुर्गा विसर्जन कर दें, अन्यथा अगले पूरे दिन आप नहीं कर पाएंगे और उसके अगले दिन, तीसरे दिन आप दुर्गा पूजा पंडाल विसर्जन करें।
जिसे लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, हाईकोर्ट से रिलीफ भी मिला था। ये तो वास्तविकता है, इससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं? सर मैं बता रहा हूँ सर जी साहब, मंगलवार का दिन था जिसमें हम लोगों का दिन था, जहाँ पे हम लोगों का विसर्जन करना था। शाम को कोई ताजिया था, पूरे प्रांत में ताजिया होता था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला वो भी निकलेगा, ये निकलेगा, हम एक दिन पोस्टपोन करते हैं। लेकिन अगले दिन जो बृहस्पतिवार था सर, बुधवार से बृहस्पतिवार थी, बृहस्पतिवार को हम माँ का विसर्जन नहीं करते, तो हमने शुक्रवार को विसर्जन का दिन रखा था। जहाँ तक मुझे थोड़ा सा याद है सर इसी चीज के, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विसर्जन हो सकता था, लेकिन वो बृहस्पतिवार थी, तो लक्ष्मी को हम विसर्जित नहीं करते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता आमतौर पर, पूरे हिंदू शास्त्र में सर। नहीं चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन बुधवार बहुत शुभ दिन होता है। मानव जी प्लीज सुनिए ना सही, बुधवार एक शुभ दिन है बंगाल के हिसाब से। मंगल को विसर्जन का कार्य शुरू होना था, विजयदशमी मंगल को थी, बुधवार को विसर्जन हो सकता था, बुधवार को विसर्जन नहीं होने दिया गया, बृहस्पतिवार उसके बाद, और उसके बाद फिर शुक्रवार को विसर्जन हुआ। ये तो बात सही है ना? जो बोलना है बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार को था, बृहस्पतिवार को नहीं हो सकता था, तो शुक्रवार। खैर चलिए, लेकिन बस इतना बता दीजिए कि ऐसा कैसे हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आज पश्चिम बंगाल में बाहरी पार्टी है? ऐसा कैसे हो गया कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुंडे हैं, वो गुंडे को लेकर आते हैं? ये सब आपकी नेत्री ने कहा है। एकदम सर, मैं इसके बाद मैं आपको जागरूक करता हूं सर आपको। जी पहली बात सर, मैं आपसे पूछता हूं और अपने आप को भी ये मानता हूं सर, मैं आपकी जगह अपने आप को एक दूसरे को बदल लेते हैं थोड़ा देर के लिए। अगर हमारा पड़ोसी हमारे परिवार में किसी भी तरीके का खलल हो और उसको बढ़ावा दे, तो हम उसको बाहरी बोलते हैं या अपना बोलते हैं? तो हमारा एक बंगाल एक परिवार था सर, और है सर, और आने वाले समय में भी हम और अच्छे से रहेंगे सर। लेकिन जो हमारे रहने की जो शक्ति है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा भाईचारा है, ये शायद कुछ लोगों से नहीं दिखा। ये दिख रहा है कि सर जय श्री राम लेते हुए किसी तबरेज को मारा जाता है, जय श्री राम करते हुए किसी सुबोध सहाय को लिंचिंग कर दी जाती है, जय श्री राम बोलते हुए किसी को। सर ये हो क्या रहा है? हमारा बंगाल सर हर धर्म को मानने वाला है। ये स्वामी विवेकानंद के प्रांत है सर, ये रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर साहब का प्रांत है सर। कहाँ है सर हम हर चीज को मानते हैं सर, हर पर्व को मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है बीजेपी को? उनको एक रिलीजन दिखेगी। बोलिए सर, राकेश भाई साहब वहां बैठे हैं, बोले वो हर। चलिए राकेश जी इसका जवाब देने। राकेश जी प्लीज। हम हर धर्म को, राकेश जी हम सच है, लेकिन हम कर्म प्रधान मानते हैं सर। हमारे लिए धर्म आस्था है, कर्म प्रधान है। हम कर्म प्रधान प्रांत से आ रहे हैं सर। नहीं आप कर्म प्रधान रहिए। इसने भी कहा था कर्म कर, अर्जुन कर्म कर। छोटी बातें हैं। नहीं देखिए, यहाँ हम लोग उपदेश देने के लिए नहीं आए हैं, ठोस राजनीतिक बातें करने के लिए आए हैं। आप एक बात हमें बताने की कोशिश कीजिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया कि नहीं दिया? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के घर उजाड़े जाते हैं, नृशंस हत्या की जाती है, धर्मांतर के, महिलाओं की सम्मान पर डिग्नी, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता, बलात्कार इत्यादि, सम्मान पर हमला होता है। मानव जी प्लीज। हस्तक्षेप करना चाहता हूँ जी, मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूँ सर। पहली बात ये जो बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और जो पाकिस्तान में जो महिलाओं के साथ हो रहा है सर, मैं उसका पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। हम एज एन इंडियन किसी भी राज्य में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे यूरोप हो, किसी भी महिला के ऊपर पीड़न हो, हम एज अ बंगाली उसका खंडन करते हैं। मैं हिंदी भाषा भाषी बंगाली हूँ, मैं गर्वित हूँ। आप बताइए सर, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश का नाम लें। और जहां तक सीए की बात है सर, मैं ज्यादा इसके ऊपर उत्तर प्रदेश में बोलूंगा नहीं, क्योंकि उनको लग जाएगा खराब, क्योंकि हतरास होता है ये चुप रहते हैं, उन्नाव होता है ये चुप रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर शब्द नहीं है, सील्ड है। सर सीए की बात ये करते हैं, असम में सीए का जिक्र नहीं है, तमिलनाडु में सीए का जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्या तकलीफ है? सर सीए का अमेंडमेंट आपने किया, बनाइए ना सर। आपको पॉइंटर्स मिले थे, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल हो गया, सर बनाइए ना, कुछ लिख के दीजिए, पूरे देश को जागरूक करिए कि आप सीए के कैसे, किस माध्यम से सीए को लागू करेंगे। वो आपके पास है नहीं, आप बस मुंह बनाए स्टेटमेंट दे देते हैं। कौन से गुब्बारे को फुलाना चाहते हैं? जो फटा हुआ है नहीं होगा। बंगाल एकदम सुरक्षित है। चलिए अब मानव जी होबे ना और उनके खेला होबे, इसके बीच में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे पास वक्त कम है इसलिए आप दोनों से बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। 2011 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय सेंट्रल फोर्सेज नहीं आएंगी तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। 2021 में वही ममता बनर्जी अब कहती हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेज आ रही हैं वो चुनाव को निष्पक्ष तरीके से नहीं होने देंगी। वो उत्तर प्रदेश की योगी सेना है। जरा मुझे बताइए
ये कैसे संभव है? बहुत संक्षेप में आप और राकेश जी प्लीज। तो छोटी सी बात है, छोटी सी बात जी सर। हम जो भी सेंट्रल फोर्सेज आए, बीजेपी शासित राज्य के सेंट्रल फोर्सेज ना हो। क्यों? क्योंकि उनकी इंक्लिनेशन वहां के राज्य की होती है। तो ये हम बोलना चाहते हैं, और ये सर आप भी मानेंगे, क्यों बायस होना है सर? चलिए निष्पक्ष बात करें। अगर यूपी में योगी सरकार है या बीजेपी की सरकार है और बीजेपी हमारे यहाँ लड़ रही है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है, तो वहां की सरकार की पुलिस फोर्स यहाँ क्यों आएगी? मानव जी, सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ पंजाब से फोर्सेज आए, तमिलनाडु से फोर्सेज आए और केरल से फोर्सेज आए, बाकी पूरा देश आपका नहीं है? बीजेपी नहीं सर, बीजेपी राज्य चाहती थी कि बीजेपी क्या है, क्या बाकी देश बीजेपी का नहीं है? भेज दीजिए वहां से, क्या तकलीफ है? राकेश जी छोड़ा जवाब प्लीज आपका, मेरे पास वक्त कम है इसलिए निवेदन कर रहा हूं। उल्टा कर दिया सर, क्या राकेश जी प्लीज। देखिए मैं इनकी बात अजय जी इनकी बात सुनकर, ये पढ़े लिखे ऐसी बात सुनकर आप अनुमान लगा सकते हैं टीएमसी के सामान्य कार्यकर्ताओं को किस प्रकार का राजनीतिक ट्रेनिंग दी गई है, जो अब जो सेंट्रल फोर्सेज को भी ट्रेनिंग नहीं है, ये ममता वही है, सुनिए ममता वही है जिन्होंने आर्मी पर आरोप लगाया। मानव जी, टीएमसी बंगाल की खाड़ी में जाएगी, असेंबली में नहीं पहुंच पाएगी। चलिए मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चर्चा में शामिल। मानव जी क्षमा चाहता हूँ, मानव जी प्लीज मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना इस बहस को हम और लंबी करते। लेकिन आप दोनों का धन्यवाद, और इसमें कोई शक नहीं कि अभी तो चुनाव का पहला फेज है और पहला बुगल है।